हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज क्लास में देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके चैप्टर सेकंड से है, यथार्थता, यंत्रों में परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि। यानी यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है और मापन में त्रुटियां कैसे हो सकती हैं, आपके मापने में कैसे कैसे गलतियां हो सकती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखते रहें एवं अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं इसकी यथार्थता और परिशुद्धता। यहां से अगर हम बात करें यथार्थता और परिशुद्धता, तो सबसे पहले हम यथार्थता और परिशुद्धता पे ही बात करेंगे। तो यहां पर हम यथार्थता का अर्थ क्या होता है, तो यथार्थता किसी भी वैल्यू, ऐसे किसी चीज का है, हमने काउंट ना मान निकाल लिया तो हमसे पूछेगा ये अधिक यथार्थ है या परिशुद्ध अधिक है, या कम यथार्थ है, मतलब यथार्थ ज्यादा है कि परिशुद्ध ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यथार्थ होता क्या, यथार्थता का मतलब क्या होता है और परिशुद्धता का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यथार्थता का क्या मतलब होता है, तो यदि कोई भी मापन किया गया हो तो यथार्थता का अर्थ होता है निकटतम मान तक, हम कहां तक निकटतम गए। तो यानी यथार्थता हमें निकटतम देता है, निकटतम मान। अगर उसके अधिक निकटतम मान तक है तो वो अधिक यथार्थ है। अभी हम एक उदाहरण लेके इन बातों को दोनों को स्पष्ट करेंगे कि यथार्थता और परिशुद्धता में वास्तविक डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत ही लोग इनको एक ही समझ लेते हैं। हाँ, जो यथार्थ है वो परिशुद्ध है, लेकिन नहीं, ये एक नहीं है, दोनों क्वांटिटियों में बड़ा ही डिफरेंस है, जिसको हम आज के वीडियो लेक्चर बहुत ढंग से समझेंगे। तो यथार्थता का मतलब निकटतम वैल्यू तक जितना पता कर सके, और परिशुद्धता का मतलब निकटतम विभेदन सीमा या अधिक विभेदन सीमा तक। अधिक विभेदन सीमा मतलब इनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो मान अधिक निकटतम वैल्यू को बता रहा हो वो आपकी वैल्यू क्या होगी, अधिक यथार्थ होगी। और जो अधिक विभेदन सीमा तक नापा गया, अधिक विभेदन तक नापा गया है, वो आपकी वैल्यू अधिक परिशुद्ध होगी। तो चलिए हम एक उदाहरण पे बात कीजिए। मान के चले कोई भी लंबाई है, माना कोई लंबाई इसकी है 3.687 सेंटीमीटर, ए के लंबाई एल है, एल है। तो इसको नापने के लिए हमने एक काम किया, इसको नापने के लिए सबसे पहले एक हमने 0.1 सेंटीमीटर इतने अल्पतमांक का, तो सबसे पहले अल्पतमांक के बारे में बात कर ले कि अल्पतमांक होगा क्या है, तभी तो हम इस बात को समझेंगे। तो अल्पतमांक क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी आपने यंत्र देखा होगा, उसके सबसे कम से कम जितनी वैल्यू वो फाइंड कर सकता है। जैसे कि आप स्केल देखते हो, अपनी जो स्केल लाइन खींचते हो, उसमें से इधर देखोगे सेंटीमीटर वाली साइड पे छोटी छोटी लाइनें होती है, वो एक एक मिलीमीटर के बीच में होती है, यानी उससे हम 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, वही उसका अल्पतमांक है। तो ये अल्पतमांक मतलब कम से कम कितनी वैल्यू को हम उससे निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यू हम उससे ज्ञात कर सकते हैं, वो उसका होता है अल्पतमांक उस यंत्र का। आई बात समझ में? तो हम ऐसे यंत्र से नाप रहे हैं जो दशमलव के बाद केवल 1 पॉइंट तक वैल्यू को फाइंड कर सकता है। आई गलतियां तो हमसे होती रहती हैं। तो मान के चलो इस यंत्र से हमें कितना फाइंड हुआ, 3.6 सेंटीमीटर, आपको इतनी वैल्यू फाइंड हो गई, 3.6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3.6 सेंटीमीटर इससे वैल्यू फाइंड हुआ है, अब हमने सोचा और एक्यूरेट मानने का प्रयास करेंगे, और छोटा सा यंत्र नापने का प्रयास करेंगे। तो अब इस बार हमने यंत्र लिया ऐसा जिसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, यानी कम से कम इतने तक वैल्यू फाइंड कर सकता है। तो जब इतने तक फाइंड किया तो मैंने माना दशमलव के 2 अंकों तक हो सकता है पॉसिबली। अब 0.2 बहुत छोटे छोटे हो गए तो उसमें तो उससे गलतियां भी होंगी, तो मान के चले इसको 3.38 सेंटीमीटर कुछ ऐसा नाप लिया, 48 नाप लिया होगा, जैसा भी हो 48 तक नाप लिया। आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं विशेष, हम तो एक बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो जाएंगी, और जो गलतियां हो जाएंगी तो ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पर जब हम इस अल्पतमांक का लिया
तो हमने 3.6 नापा और इस अल्पतमांक का लिया, तो हमने कहां तक नापा, आपका 0.01 अल्पतमांक का लिया सेंटीमीटर का, तो 3.48 सेंटीमीटर तक नापा। इसका अर्थ साफ सुथरा है कि यहां पर अगर हम बात करें 3.6 तक, यानी इसके विभेदन तो कम है लेकिन इसके आसपास वैल्यू ज्यादा है, 0.087 इतने तो डिफरेंस है। और ये आपका विभेदन तो 2 अंकों तक छाप रहा है लेकिन डिफरेंस, अंतर बहुत सारा आ रहा है। यानी कि अगर हम ये बात करेंगे तो जो ये वैल्यू आपकी दी हुई है, ये वाली वैल्यू, जो ये वैल्यू आपकी है, ये अधिक यथार्थ है, अधिक यथार्थ और कम परिशुद्ध। बात समझ में आ रही है? यानी जो निकटतम मान तक दे रही है वैल्यू ना, इसलिए ये वैल्यू क्या है, अधिक यथार्थ है। तो परिशुद्ध क्या है, कम है, किससे, इसकी अपेक्षा। अगर इस वैल्यू की हम बात करें, इस वाली वैल्यू की, अगर हम इस नीचे वाली वैल्यू की बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं चलो, तो अगर इस नीचे वाली वैल्यू की बात करें तो ये क्या है, ये अधिक विभेदन तक गया है, यानी कि 0. मतलब दशमलव के बाद ये 1 तक पा रहा है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंकों तक वैल्यू नाप सकता है। इसका मतलब ये अधिक परिशुद्ध है, अधिक परिशुद्ध। और यथार्थ की बात अगर हम करें तो यथार्थ कैसा है, कम यथार्थ, कम यथार्थ है। तो ये छोटी सी बात है, हम जिसको समझ सकते हैं, यानी यथार्थता का मतलब निकटतम वैल्यू, कितने निकट तक आप उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कितने निकट तक, 3.687 सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई है उसकी, तो हम काफी निकट तक पता कर लेंगे, 3.6 तक निकटतम, ये तो ज्यादा है, 3.48 ज्यादा डिफरेंस है, तो ये निकटतम तक ज्यादा प्राप्त कर ले, इसलिए ये अधिक यथार्थ है। और यहां पर विभेदन सीमा, विभेदन सीमा देखो, ये सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, यानी और छोटी भी वैल्यू को फाइंड कर सकता है। इसका अल्पतमांक कम है, जिसका अल्पतमांक कम होता है उससे नापी गई वैल्यू हमेशा अधिक परिशुद्ध होती है। ध्यान रखना इस बात का, अगर अल्पतमांक कम है, कम, जिसका अल्पतमांक ये कम, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी है, तो जिसका अल्पतमांक होगा, कम होगा, वो ज्यादा परिशुद्ध देगा, परिशुद्ध। और अल्पतमांक अगर अधिक है, अल्पतमांक अगर अधिक है तो ये यथार्थ वैल्यू देगा, ऐसा नहीं। तो परिशुद्ध लिखा मैंने क्योंकि अधिक परिशुद्ध, तो कम यथार्थ, और अधिक यथार्थ और कम परिशुद्ध, यानी अल्पतमांक अगर जिसका कम हो, हम बहुत ज्यादा अगर नहीं सोच सकते तो इतना तो सोच ही सकते हैं अल्पतमांक किसका कम है किसका अधिक है, तो जिसका अल्पतमांक कम है वो अधिक परिशुद्ध होगा, और जिसका अल्पतमांक अधिक है वो आपका यथार्थ वैल्यू ज्यादा देगा, परिशुद्ध अपेक्षाकृत उसके कम देगा। अब बात आती है हमारा मापन में त्रुटियों की। तो मापन में त्रुटि क्या है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि मापन में कैसे त्रुटि हो जाती है, तो किसी भी कारणवश जब हमसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, यानी कि परिमाण में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वास्तविक परिमाण से, हमारे नापने से कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मापन में त्रुटि क्या है, मापन में जो अनिश्चितता रह जाती है, मापन में मापन के परिमाण लिख सकते हो आप, मापन के परिमाण में अनिश्चितता। तो जो अनिश्चितता रह जाती है, जो गलतियां हो जाती हैं आपको नापने में, जैसे आपने इसके लिया, आपको नापना है यहां से यहां तक, आपने नापा, नापने के बाद देखा पॉइंट के बाद थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस करा, थोड़ा आगे जा, लेकिन हमारे पास मिलीमीटर से छोटा हम नाप ही नहीं सकते, पता नहीं चलेगा वो कितना है। तो ये जो अनिश्चितता रह जाती है, ये क्या कहलाती है, त्रुटि। तो ये त्रुटियां अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो मापन में त्रुटियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरी यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां भी 3 प्रकार की होती है, अगर इसको बांटा जाए ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये है यंत्रगत त्रुटियां।
तो अगर हम मापन की त्रुटियां का, तो मापन में त्रुटि क्या है? मापन के परिमाण में जो अनिश्चितता पाई जाए, मापने के बाद जो अनिश्चितता पाई जाती है वो क्या होती है? मापन के परिमाण में जो अनिश्चितता होती है वो क्या होती है? मापन में त्रुटि। इसके बाद अगर बात करें क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां, ये दो प्रकार की होती है मापन में त्रुटि। अगर क्रमबद्ध त्रुटियों की बात करें तो तीन प्रकार की होती है क्रमबद्ध त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां, तो यंत्रगत त्रुटियां क्या है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि यंत्रगत त्रुटियां क्या होती हैं, तो यंत्रगत का त्रुटियां का मतलब होता है किसी यंत्र में ही कोई ना कोई कमी आ जाना। जैसे कि कोई सेल्सियस पैमाने वाला, पारा टेम्परेचर नापने वाला है, उसी में ऐसी गलती है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या पढ़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या पढ़ता है, 104 पढ़ रहा है, आपने टेम्परेचर मापा, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बढ़ के 104 बता रहा, बुखार है। आपका 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता, बढ़ के आपको 101 बता रहा है, आपको लग रहा है बुखार है, दवा खाओ। तो ऐसी घटना हो जाती है, यंत्र में ही गलती कुछ ना कुछ हो जाते हैं। जैसे कि आपने तराजू देखा होगा, कुछ वो तराजू में क्या होता है, ऐसे नापो तो इसका तराजू का मतलब वो सीधी होनी चाहिए लाइन, जो डंडी में बंधा हुआ रस्सी है वो सीधी होनी चाहिए डंडी, लेकिन वो सीधी के बजाय कभी कभी एक आधे में ऐसे झुका होता है, जब उसमें एक पत्थर रख दिया जाता है, ये पसंगा है ना, यानी कि दोनों को इक्वल करने के लिए अब रख दो टम जो मैंने अपना, तो वही तरीके से यंत्र में ही कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। तो जो यंत्र में त्रुटियां रह जाती हैं, तो जो यंत्र की खराबी की वजह से जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। यानी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, रोक के नोट कर लिया करो आप, जो कोई भी क्वेश्चन है आप इसको नोट्स बनाते चले, जो भी प्रश्न है पॉज करके नोट कर सकते हो, आप रोक करके जो भी हम बोलते हैं उसको नोट कर सकते हो। तो यंत्रगत त्रुटियां का मतलब यंत्र में किसी प्रकार की खराबी के कारण, कमी के कारण गलत मापांक देता है, तो वो त्रुटि क्या कहलाती है? यंत्रगत त्रुटियां कहलाती है। अब आगे बात आती है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। ये एक बहुत ही अच्छी कमी है जो कि आप इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में प्रयोगशाला में करते रहते हैं। आप प्रयोगशाला में जाते हैं, आप सर जी कहते हैं भैया आप लेंस ऐसे रखे हैं, यहाँ पे ये रखे, आपने टेढ़ा रख दिया, लेंस को ही टेढ़ा रख दिया, प्रतिबिंब कहीं और बन रहा है, आपको त्रुटि आ गई। यानी कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाती, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि कार्यविधि के पूर्णता, क्षमा करें, ये जो प्रायोगिक तकनीकी विधि है ये तो व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती है जो हमसे हो जाती है, ये प्रायोगिक तकनीक विधि बता रहे हैं। तो प्रायोगिक तकनीक में क्या होता है, जैसे कि आपको टेम्परेचर मापना है, ये जो हम बता गए थे वो व्यक्तिगत त्रुटियां थे। अब बात करते हैं प्रायोगिक तकनीक। तो प्रायोगिक और तकनीक, इसमें कार्य विधि में अपूर्णता, यानी कि जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि आप थर्मामीटर लिए हुए, आपने ऐसा देखा होगा, टेम्परेचर ऐसे करके दबा लिया जाता है, थोड़ी देर बाद निकाल के उसका टेम्परेचर नापा जाता है। तो इस मशीन में से कुछ टेम्परेचर सदैव कम आता है, हमारे वास्तविक टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम। किसकी कमी? नमी है, आर्द्रता है, यानी कि बाह्य परिस्थितियों के कारण, कोई बाह्य परिस्थितियों के कारण जो कमी आ जाती है, इसमें से उसे प्रायोगिक या कार्यविधि में अपूर्णता, यानी कोई ना कोई अपूर्णता रह जाती है, आर्द्रता रह गई, नमी रह गई। आप वायुदाब नाप रहे, हवा तेजी चल रही, वायुदाब कम, हवा धीरे चल रही है, वायुदाब, तो वो डिपेंड वहां पे कर जाते हैं। तो बाह्य परिस्थितियों के कारण जो आ जाता है, जो त्रुटियां पड़ जाती है, वायु की चाल, नमी, आर्द्रता, अन्य परिस्थितियों के कारण जो हमारे मापन में त्रुटि हो जाती है, उससे हम कहते हैं प्रायोगिक तकनीक, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। अब आते हैं बात व्यक्तिगत त्रुटियां। तो व्यक्तिगत का मतलब स्वयं से होते हैं, यानी व्यक्ति से ही त्रुटियां हो जाती है, व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती। जैसे कि हम बात करें व्यक्तिगत त्रुटियों में से, कि जैसे आप प्रयोगशाला में गए, सर जी ने कहा आप ऐसा करिए, आप लेंस ऐसे लगाइए और यहाँ पे रखिए, आप लेंस टेढ़ा कर दिया, प्रतिबिंब वहां की बजाय वहां बन गई। तो आपकी जो ये त्रुटियां आ जाती हैं, वो सही जगह पे यू का मान ऐसे रख लो, वी का मान बाद में कैलकुलेट कर लो, अरे ये सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कमी, तो ऐसी जो त्रुटियां आ गई हैं, तो ये त्रुटियां का कारण क्या है? ये व्यक्तिगत त्रुटियां, यानी आपकी गलतियों से त्रुटियां हो रही हैं। तो ये हम आप आसानी से सुधार सकते हैं, क्या? परीक्षण को सही करके धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। तो इन कमियों को, सभी जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, इनको सभी को सुधार सकते हैं। भाई हमारा यंत्र खराब हो गया, मैंने उसकी कमी देखी और सुधार लिया, ये अपूर्णता, कुछ ना कुछ अपूर्ण रह गया, मैंने तुम्हारा थोड़ा सा सही किया है, उसके बाद सुधार लिया। और व्यक्तिगत त्रुटियां, हमसे टेढ़ा मेढ़ा लेंस लग गया, ये कुछ हो गया, तो ऐसी त्रुटियों को हम आराम से
सुधार सकते हैं। इनको लगातार, यानी कि जितनी भी क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं इनको हम सुधार सकते हैं। बाकी आती है यादृच्छिक त्रुटि। तो अगर हम यादृच्छिक त्रुटि की बात करें तो यादृच्छिक त्रुटि निरंतर होने वाली, तो लगातार कोई भी प्रयोग करते रहोगे, लगातार बार बार 4 बार उसी प्रयोग को करोगे। अभी आप फर्स्ट ईयर में है, धीरे धीरे आप फर्स्ट ईयर में ही प्रयोग करना शुरू करेंगे, इसके बाद इंटरमीडिएट में जाएंगे, बहुत सारे प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन प्रयोग करते समय आपसे कुछ ना कुछ गलती होती रहेगी लगातार। आपसे को 4 बार परीक्षण लेने के परीक्षित किया जाएगा तो चारों बार अलग अलग परीक्षण आने लगेंगे। तो ऐसी त्रुटियां लगातार होती रहती। हो सकता है ये मैक्सिमम बाह्य परिस्थितियों के कारण ही होती है, लेकिन इनको नहीं हम इतनी आसानी से सुधार सकते क्योंकि लगातार होती रहती है। अभी नापा अलग आया, थोड़ी देर बाद नापोगे थोड़ा और अलग आएगा, तुरंत ही नाप लोगे तब भी अलग परीक्षण आएगा। यानी जितनी बार नापते रहोगे उतने। इनका एक ही निवारण है कि आप 10 बार नापेंगे तो उसके बाद माध्य निकाल लो, समांतर माध्य उनका सभी परीक्षणों का निकाल लो। आप पूरे की योग करके परीक्षणों का बटे 10 कर दो, थोड़ा सा नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 100 बार निकालोगे और भी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन पूर्णतः इनको खत्म नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। तो ये यादृच्छिक त्रुटियां है जो निरंतर होती रहती है। त्रुटियां जो लगातार किसी भी यंत्र से किसी भी परीक्षण में अंतर आता रहता है, अनिश्चितता आती रहती है, वो कैसी त्रुटियां होती है? यादृच्छिक त्रुटियां। अब इसके बाद एक और त्रुटि आती है अल्पतमांक त्रुटि, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस अल्पतमांक के बारे में कि अल्पतमांक हो क्या। अब बात करेंगे अल्पतमांक। तो अल्पतमांक त्रुटि की अगर हम बात करें तो जैसे कोई यंत्र है आपका है, आप और कोई बात छोड़ो, मेरे पास एक ही नापने वाला यंत्र है, क्या इसके सबके पास होती है, पटरी तो होती है ना, उसमें से आपकी सेंटीमीटर वाली 15 लाइनें और फिर इधर इंच वाली सेंटीमीटर वाली होती ना, इधर से इधर सेंटीमीटर वाली, इधर इंच वाली होती है ना। उसके बाद सेंटीमीटर के बीच में देखो 10 ऐसे लाइन छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो मिलीमीटर को। अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है मिलीमीटर से भी छोटी, उसको कैसे नापोगे आप? तो वहां पे 1 मिलीमीटर की मिस्टेक होना स्वाभाविक है। अब मिलीमीटर के बाद कहां तक जा रही कोई भरोसा नहीं है। तो जो हमारे अल्पतमांक के कारण जो त्रुटियां हो जाती हैं, यानी किसी यंत्र के अल्पतमांक के कारण, यानी पढ़ ना पाने की वजह से थोड़ा बीच में चला गया, पता नहीं पाठांक नहीं, तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। यानी अल्पतमांक के कारण जो त्रुटियां हो जाती हैं उन्हें हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। तो रहा है आज का वीडियो, आप ध्यान से समझे और इसको अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल में नए हैं तो। और उसके बाद आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये सारी त्रुटियों के बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा वो भी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप की तैयारी लगातार बिना रुके बिना थके चलती रहे। धन्यवाद।